हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अभी तक जो है मैं वीडियोस जो बना रहा था वो सारी जो थी वो कंपनी के एनालिसिस वीडियोस थी। पर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिहेवियरल जो आपकी टेक्निक्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो होता क्या है कि हम एनालिसिस तो बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि जो हम बिहेवियरल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी बार जो है हमें लॉसेस होते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत लोगों का पैसा जो है वो लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो है कन्विक्शन। तो होता क्या है, अक्सर हम कोई टिप मिल जाता है या फिर जो है हमने थोड़ा बहुत एक यूट्यूब वीडियो सुनी और बस हमें थोड़ा आइडिया लगा स्टॉक का और हमने वो स्टॉक ख़रीद लिया। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी बार जब वो स्टॉक 5-10% गिरता है तो हमारा कन्विक्शन जो होता है वो डगमगा जाता है और हम डर के मारे वो स्टॉक बेच देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कन्विक्शन जो है वो तभी डेवलप होता है अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो। और बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी रिसर्च पे फोकस नहीं करते और जो है केवल दूसरों की रिसर्च के बेसिस पे जो है हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। तो इस वजह से जो है हमें काफ़ी बार लॉस झेलना पड़ता है। तो ये तो समझ में आ गया कि हम अपना कन्विक्शन लूज़ कर देते हैं, इस वजह से जो है हम डर के मारे शेयर्स बेच देते हैं और हमें लॉस हो जाते हैं। लेकिन ये जो कन्विक्शन है वो डेवलप कैसे होगा? आखिर क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे? तो कन्विक्शन डेवलप करने का जो एकमात्र सोर्स है वो है आपकी पढ़ाई, यानी कि आपकी नॉलेज। तो आप कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके कॉन्फ कॉल के नोट्स या फिर कॉन्फ कॉल को सुनेंगे और उसकी वैल्यूएशन देखेंगे, तो आपको जो है अपने आप एक कन्विक्शन डेवलप हो जाएगा। जब आप और अगर आपको कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स लगेंगी तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ आपको एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है वो है री रेटिंग, या फिर जो आपकी उस कंपनी के लिए जो ट्रिगर है जिसकी वजह से आपको लगता है वो कंपनी का शेयर बढ़ेगा, वो ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आगे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कुछ ऐसे ट्रिगर्स के जो कि मैंने देखे थे, और जो है आप भी इस तरीके के ट्रिगर्स देख सकते हैं आगे कुछ कंपनीज़ में। अगला जो रीज़न मुझे लगता है जिसकी वजह से बहुत लोगों को लॉस होता है वो ये है कि हम जब कोई शेयर ख़रीदते हैं तो हम ये डॉक्यूमेंट नहीं करते कि हमने वो शेयर क्यों ख़रीदा है, उसे कब बेचेंगे और उसे कब तक होल्ड करना है। तो ये जो तीन, और ख़ासकर उसका जो री रेटिंग या उसका जो ट्रिगर है वो, तो जब भी मैं कोई शेयर ख़रीदता हूँ तो मैं डेफिनेटली ये 4 बातें उस शेयर के बारे में ज़रूर लिखता हूँ। जो कि सबसे पहला तो है कि भाई मैंने वो शेयर ख़रीदा क्यों। अब जब मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि मैं ये शेयर क्यों ख़रीद रहा हूँ, जब उसे डॉक्यूमेंट करता हूँ तो कल को अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आती है या कोई भी कुछ मैं सुनता हूँ, तो अगर जो मेरी स्टोरी है वो इंटैक्ट है तो मैं उस शेयर को कभी भी नहीं बेचता, चाहे वो मेरा शेयर 10-15% नीचे ही क्यों ना हो जाए। इनफैक्ट उसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि उस शेयर को बेचना कब है। अब वो शेयर कब बेचना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का शेयर है। अब हर टाइप के शेयर के लिए जो है एक सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो जैसा कि अगर आप समझिए, अगर एक सिक्लिकल स्टॉक है तो उस सिक्लिकल स्टॉक के लिए जो है आप 2 से 3 साल जो है उसकी साइकिल रहती है कि भाई 2-3 साल शेयर ऊपर रहता है और 2-3 साल शेयर नीचे रहता है। तो उसका जो सेलिंग का डिसीजन है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको उसकी साइकिल को ट्रैक करना पड़ता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई को ट्रैक करना पड़ता है। और आप ये देखते हैं कि भाई डिमांड अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो अप साइकिल में है, तो आपको शेयर नहीं बेचना है, भले वो शेयर 5-10% ऊपर नीचे ही क्यों ना हो। और अगर जो है वो डाउन साइकिल में है तो भले ही आप लॉस में ही क्यों ना हो, आपको शेयर से निकल जाना है, क्योंकि जो साइकिल है वो टर्न हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिक्लिकल्स के बारे में और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि कैसे सिक्लिकल्स को एनालाइज किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सिमिलरली अगर हाई ग्रोथ स्टॉक है तो उसका जो डिसीजन रहता है कि जब उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो उसकी डी रेटिंग शुरू हो जाती है। तो आपको उसमें हाई ग्रोथ कंपनीज़ में जो सेलिंग डिसीजन है वो ग्रोथ के बेसिस पे लेना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप एक डिविडेंड स्टॉक की बात करिए तो डिविडेंड स्टॉक के लिए क्या होता है कि क्योंकि हाई डिविडेंड की वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो कम हो जाता है, मान लीजिए 6% से 3% का डिविडेंड यील्ड रह गया और उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस तरीके की कंपनीज़ में क्या होगा, अगर अगर डिविडेंड हाफ हुआ तो शेयर प्राइस भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके की कंपनीज़ में आपको क्या करना होता है कि कंपनीज़ को ट्रैक करना होता है और ये भांपना होता है या ये पता लगाना होता है कि
कंपनी की मतलब इंटरनली कैसे चल रहा है और क्या वो डिविडेंड कम होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर डिविडेंड कम हुआ तो आप डिविडेंड में तो बहुत कम पैसे कमाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे स्टॉक के प्राइस में गंवा देंगे। तो ऐसे ही हर तरीके की और भी कई कैटेगरीज होते हैं। तो ये जो सेलिंग डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं उस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई सेलिंग का तो डिसीजन ले लेते हैं लेकिन उसमें से एग्ज़िट कब करना है उसका डिसीजन नहीं मतलब खरीदते टाइम नहीं लेते हैं, और फिर जब भी कोई छोटी मोटी न्यूज़ आती है तो वो डर के मारे उस शेयर को बेच देते हैं। तो जो आपका सेलिंग का डिसीजन है वो आपको पहले ही डॉक्यूमेंट करना है, और आपको जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे कभी भी सेल नहीं करना है। अगर आपकी जो स्टोरी है, यानी कि जो ओवरऑल एक स्टोरी थी जो आप सोच रहे थे कि मान लीजिए, अगर एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर एक एएमसी कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मान लीजिए एचडीएफसी एएमसी है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया ये सोच के कि ये एक 10 ईयर की स्टोरी है, और मान लीजिए एक कोई न्यूज़ आती है जिसकी वजह से आपको लगता है एक क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब हो गया, तो आपको इस तरीके की न्यूज़ में जो है उसे सेल नहीं करना है। तो जो बाइंग और सेलिंग का डिसीजन है दोनों ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए आपने कुछ डिसीजन, आपने जो है एक सेलिंग डिसीजन आपने डिसाइड करा कि अगर ऐसा होगा तो मैं सेल करूँगा, या फिर आपने एक स्टोरी मानी कि भाई इस स्टोरी के बेसिस पे आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट करा, लेकिन अगर वो स्टोरी ही चेंज हो जाए, मान लीजिए कंपनी में स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए लेबर जो है वो स्ट्राइक पे चली गई, या फिर कोई ऐसे परमानेंट प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि कोई एक की मैनेजरल पोजीशन का कोई बंदा, या फिर मान लीजिए एक ऑडिटर रिज़ाइन कर जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई, तो आपको भले ही आप लॉस में ही क्यों ना हो, आपको वहीं के वहीं एग्ज़िट करना है, क्योंकि जो इनिशियल आपकी थीसिस थी वो थीसिस ही गलत हो चुकी है। तो अगर इसे कंक्लूड करें तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखें और बाइंग और सेलिंग का जो डिसीजन है वो स्टॉक प्राइस से ना लेके आप कंपनी स्टोरी के हिसाब से अगर लें, तो आपको जो है कन्विक्शन भी बिल्ड होगा और साथ साथ आपके जो लॉसेस हैं वो अवॉइड होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपका स्टॉक 5, 10, 15, 20% तक भी डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा अगर आपका जो स्टोरी है वो आपको पता हो कि आपने वो शेयर ख़रीदा क्यों था, आपने वो शेयर बेचना कब है, और उसका री रेटिंग का ट्रिगर क्या है। जब ये सब बातें पता होंगी तो आप में डेफिनेटली वो हिम्मत आएगी कि आप उस शेयर को सेल ना करें लॉस पर। और अगर आपकी स्टोरी इंटैक्ट है तो स्टॉक प्राइस विल ऑलवेज फॉलो दी फंडामेंटल्स। तो जैसे जैसे आपके शेयर मतलब उसका जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी, आपका शेयर प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अब एक और पॉइंट है जो कि मैं अगर बहुत से इन्वेस्टर से बात करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है इंडिया में और अब्रॉड में भी। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग स्टोरी तो छोड़ देते हैं और एक एक टेंडेंसी बनाते हैं लॉस कवरिंग की। तो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उनका एक शेयर है, उसकी जो स्टोरी थी, मान लीजिए फॉर एक्स वाई जेड रीज़न इन्होंने कोई शेयर खरीदा। अब क्या होता है कि वो जो स्टोरी थी वो ख़राब हो गई, मान लीजिए जो इन्होंने सोचा था वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं, और उनका जो स्टॉक है वो 10% डाउन हो गया या 5% डाउन हो गया। तो लोग, अब आइडियली होना क्या चाहिए, जैसे ही वो स्टोरी आपकी जो है ख़त्म हो गई तो आपको वहीं उसे सेल करना है, क्योंकि अब जो है वो एक अननोन टेरिटरी में है, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपने जिस रीज़न की वजह से बाई किया था अब वो रीज़न होल्ड नहीं करता। बट लोग करते क्या हैं, वो एक लॉस कवरिंग की टेंडेंसी होती है, तो वो सोचते हैं यार 5% डाउन है तो मैं वेट कर लेता हूँ, क्या पता मेरा 5% का लॉस कवर ही हो जाए। अब वो ऐसे मानते हैं जैसे सारा स्टॉक मार्केट जो है वो आपके लॉस कवर कराने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। स्टॉक को नहीं पता कि आपने वो शेयर ख़रीदा है, किसी को नहीं पता कि आपने वो शेयर ख़रीदा है, सिर्फ आपको पता है आपकी बाइंग प्राइस क्या है, आपने वो शेयर क्यों ख़रीदा है। अब अगर वो स्टोरी इंटैक्ट नहीं है तो वो शेयर वहीं के वहीं बेच दीजिए, रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और लोग क्या सोचते हैं कि यार 5% तो कवर हो जाएगा, मैं थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ, अब वो 5 का 10 हो जाता है, फिर सोचते हैं यार थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, वापस तो आएगा ही, कितना गिरेगा, वो 10 का 20% हो जाएगा, और वो गड्ढा जो है वो गहरा ही होता चला जाएगा और वो उस गड्ढे में फंसते चले जाएंगे, और फाइनली कहीं 30-40% के लॉस में जाके जो है हिम्मत जुटा पाएंगे कि यार अब इस शेयर को सेल करो, और पता लगा वहीं से शेयर रिबाउंड करना शुरू हो जाएगा। तो आइडियली आपको शेयर प्राइस से बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है, आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्टोरी इंटैक्ट है आपको नहीं बेचना है,
वैल्यूएशन चीप है, आपको नहीं बेचना है, स्टोरी इंटैक्ट नहीं है, जिस वजह से आपने ख़रीदा था आपका जो ट्रिगर था वो नहीं हुआ, या मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम हो गई कंपनी के साथ, आपको सेल करना है इमीडिएटली। फ़र्क नहीं पड़ता आप लॉस में हैं कि प्रॉफिट में हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो, ये सारे पॉइंट्स का जो मूड पॉइंट है वो बेसिकली ये पॉइंट है जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। अब भाई हम इंसान लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे सारे डिसीजंस हमेशा सही होंगे। अगर आपने मान लीजिए एक बाइंग डिसीजन भी अच्छा ले लिया, सेलिंग डिसीजन भी अच्छा ले लिया, हर चीज़ अच्छी ले ली, आपने एक स्टोरी बना ली, आप उस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या हो सकता है कि भाई कोई फंडामेंटली एक प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, है ना, या फिर मान लीजिए कि कोई वॉर छिड़ गया, या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से जो आपकी पूरी की पूरी स्टोरी थी वो एक झटके में जो है पूरी बिखर सकती है। तो हमें इस वजह से जो है डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको, मेरे हिसाब से आपको किसी भी कंपनी में जो है 5 से 7% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। आपको स्टोरी ट्रैक करनी चाहिए, लेकिन आपको एक अपर बाउंड रखना चाहिए कि भाई मैं इस कंपनी में इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब लोग करते क्या हैं कि भाई वो शेयर गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लोग एवरेज करते रहते हैं एवरेज करते रहते हैं एवरेज करते रहते हैं, लेकिन करते क्या है कि वो, अगर मान लीजिए वो ऑलरेडी भाई 10% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुका है और वो शेयर और ज़्यादा गिरता है, तो लोग क्या करते हैं उसे 15%, 20%, 25% और जो है उसका जो एलोकेशन है वो बढ़ाते चले जाते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप एक सिंगल स्टॉक में इतना ज़्यादा मतलब अपना वेटेज रखेंगे और मान लीजिए उसमें कुछ एक्चुअली में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से तो आपका क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट आपको डेंट हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। और प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार अगर इतना तगड़ा डेंट लग जाए ना, आपका पूरा पोर्टफोलियो 30-40% से डाउन हो जाए, और वो परमानेंट डाउन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेम्परेरी नहीं, तो क्या होता है कि आपके लिए जो रिकवर करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अगले जो है, आप मान लीजिए 3-4 साल आपके लिए वॉश आउट हैं, क्योंकि जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी आपको वो रिकवर करने में ही अगले 2-3 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग का। और फाइनली एक लास्ट पॉइंट जो कि मुझे लगता है बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ होता है, जो जिसकी वजह से लोग बहुत पैसा गंवाते हैं, वो है अपने ट्रेड्स को इन्वेस्टमेंट में बदल देना। तो लोग क्या करते हैं कि यार एक इंट्राडे खेलते हैं, अब पता लगा यार इंट्राडे में तो लॉस हो गया, तो लोग क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज इसकी डिलीवरी ले लेते हैं, 2-3 दिन में बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने एक स्टडी करके लॉन्ग टर्म होराइज़न के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा, और जो आपकी ट्रेड्स हैं वो वीकली ट्रेड्स हो सकती हैं या मंथली हो सकती हैं या फिर इंट्राडे हो सकती हैं, आपको उन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि जो दोनों के में इन्वेस्ट करने का जो ट्रिगर होता है ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वैल्यूएशन देखते हैं, आप स्टोरी को देखते हैं, वहीं अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई कंपनी में मोमेंटम कितना है, स्टॉक में कितना ज़्यादा लोग, वॉल्यूम कितना है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अगर आप एक ट्रेड को इन्वेस्टमेंट बनाएंगे ना, तो आपका मतलब लॉस होना ही होना है। आप और ज़्यादा गहरे गड्ढे में फंसते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आपको लॉस डेफिनेटली आपको होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप स्टोरी को ट्रैक करिए। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूं और मैं ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करता हूं। तो जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मैंने उसके बारे में वीडियोस भी बनाई हुई हैं। जैसे एस एच केलकर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने रिसेंटली उसमें इन्वेस्ट करा था, तो उसका क्या ट्रिगर था मैंने उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि उसके आर जो हैं मुझे लग रहा है फ्यूचर में एक्सपैंड होंगे। वहीं कुछ और कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने अराउंड अप्रैल मिड में इन्वेस्ट किया था आपका CDSL में। उसके पीछे जो मेरा ट्रिगर था वो ये था कि मैं ये सोच रहा था कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि पैंडमिक में भी जो है थ्राइव करेंगी। तो मुझे पता नहीं था कि वो एक CDSL एक कंपनी हो सकती है, बट मैं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को ज़्यादा देख रहा था उन दिनों। तो इंडिया मार्ट हुआ, CDSL हुआ, इस तरीके की कंपनीज़ देख रहा था। इनफैक्ट ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो में हैं एज अ डिस्क्लोजर। तो CDSL में मैंने देखा क्या कि जब मैं गया आपकी NSI की वेबसाइट पे और मैंने वॉल्यूम्स देखे, ये तब की बात है जब रिजल्ट्स भी नहीं आए थे। तो इनका जो बिज़नेस है वो तब थ्राइव करता है जब ज़्यादा लोग डिलीवरी लेते हैं, ज़्यादा लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं। सेलिंग पे ज़्यादा मतलब इनको पैसा मिलता है। तो
मैंने ये देखा कि मैंने मेन कंपनीज़ देखी, TCS हुआ, रिलायंस हुआ, और मैंने ये देखा कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल अप्रैल मई में जो है आपकी जो वॉल्यूम्स थी वो और ज़्यादा थी। तो मुझे मतलब डेफिनेटली लगा कि अगर आपका जो, मैंने पूरे निफ्टी का तो नहीं देखा, मैंने करीब ऐसे 7-8 बड़ी बड़ी कंपनीज़ का उठा के देखा कई महीने का चार्ट, और मुझे ये दिखा कि जो है वॉल्यूम्स तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन पैंडमिक हिट होने के बाद लोग और ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे और ज़्यादा डिलीवरीज ले रहे थे। तो इस वजह से जो है मैंने उसमें उस टाइम पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा, तो ये मेरा ट्रिगर था और वो ट्रिगर सही साबित हुआ। आगे जाके देखा कि भाई एक्चुअली में नंबर ऑफ़ अकाउंट्स इतने ज़्यादा हो गए, जो वॉल्यूम्स थी वो इतनी ज़्यादा हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके के आपके ट्रिगर्स होने चाहिए। अब अगर उसका सेलिंग का ट्रिगर देखेंगे तो जैसे अगर मेरा सेलिंग का ट्रिगर ये है कि अगर मैं उसी की बात करूं CDSL की, तो कि अगर मान लीजिए जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स खुल रहे हैं ज़ीरोधा में, फॉर सम रीज़न ये जो हैं मतलब ऐसे अकाउंट्स थे जो कि जो है फर्जी थे, जो कि बहुत सारे लोग, अभी अगर मान लीजिए गिरना शुरू हो जाए तो बहुत से लोग क्या करेंगे, उसमें से पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो अगर ये सस्टेन करता है तो आई कीप कंटिन्यूइंग, बट अगर ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिरता है तो आई रिकन्सिडर माई डिसीजन। तो इस तरीके से आपका बाइंग डिसीजन, सेलिंग डिसीजन और जो री रेटिंग का ट्रिगर है, ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो रीज़न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस वजह से बहुत इन्वेस्टर्स के जो है वो पैसे लूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में, और वो है कि किस टाइप की कंपनी है वो ना समझना। तो बहुत बार क्या होता है कि हम एक सिक्लिकल कंपनी को 10 साल या 5 साल के लिए होल्ड करके बैठ जाते हैं, या फिर मान लीजिए एक हाई ग्रोथ कंपनी को एग्ज़िट नहीं करते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको पहले से बनानी है, और आपको एक्यूरेटली ये ज़रूर पता लगाना है कि पहले ही कि ये कंपनी किस तरीके की कंपनी है। अगर आपने एक मान लीजिए, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो HEG एक कंपनी है या फिर ग्रेफाइड है, उस तरीके की कंपनी को, जो कि एक डीप सिक्लिकल कंपनी है, आपने उसकी जो है पीक अर्निंग पे उस शेयर को ख़रीद लिया, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली आने वाले बहुत सालों तक जो है उसकी मार्जिन्स इंक्रीज़ होते ही रहेंगे और जो है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो आपको इस टाइप के स्टॉक्स में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो एक हाई ग्रोथ कंपनी है, या फिर सबसे पहले तो क्या वो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है या वो एक सिक्लिकल स्टोरी है। एक बार आपने इन दोनों चीज़ों में फ़र्क एस्टैब्लिश कर लिया तो स्ट्रक्चरल स्टोरी है तो क्या वो एक हाई ग्रोथ स्टोरी है, क्या वो एक लो ग्रोथ स्टोरी है, क्या वो एक डिविडेंड स्टोरी है, क्या वो एक एसेट प्ले है, क्या वो एक टर्न अराउंड है। तो जैसे टर्न अराउंड्स बहुत आते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंडिया बुल्स रियलिटी एक कंपनी है, तो वो एक टर्न अराउंड की स्टोरी है। SH केलकर है, वो एक टर्न अराउंड की स्टोरी है। तो इंडिया बुल्स रियलिटी में जैसे हो क्या रहा है कि वो उनका मर्जर हो रहा है एम्बेसी ग्रुप के साथ। तो जब एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर हो रहा है, वो लगभग जो है 90 रुपीज़ के प्राइस पे जो है वो उसे ख़रीद रहे हैं, और आज शेयर का प्राइस लगभग 60 रुपये का है, और मर्जर में मान लीजिए कि 7-8 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। तो ये एक रीरेटिंग फैक्टर है। ये मुझे पता है कि भाई अगले 6 महीने में जो है ये स्टॉक इसलिए रीरेट होगा क्योंकि जैसे ही मर्जर कंप्लीट होगा तो जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो रियलाइज़ होगी। तो स्टॉक ऑब्वियसली भाई अगले 6 महीने में या 8 महीने में जब भी मर्जर कंप्लीट होता है वो 60 रुपये से बढ़ के 90 रुपये के आसपास पहुँचेगा। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई शेयर खरीदना है उसको ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि वो किस किस तरीके का स्टॉक है, और उस हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपने वो गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आप जो है मतलब उस स्टॉक में गलत स्ट्रैटेजी बनाएंगे और लॉस आपको डेफिनेटली हो सकता है। फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो स्टडी के साथ साथ जो आपके वैल्यूएशन है ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये दिमाग से ज़्यादा ना पेट का खेल है, यानी कि स्टमक का। और स्टमक का खेल क्यों है? क्योंकि जब आप लॉस में होते हैं ना तो आपका स्टमक आपका गुड़गुड़ करता है। तो बेसिकली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसकी स्टडी के साथ साथ बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पराग पारेख जो आपका म्यूचुअल फंड है उनकी कुछ वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देखिएगा। और वो जो है अपनी वीडियोस में एक बिहेवियरल फाइनेंस का उनका पूरा का पूरा, जो पराग पारेख सर जो थे उनका पूरा का पूरा एक सीरीज़ है जो कि मतलब आपको इस तरीके के बारे में समझाती है कि भाई साइकोलॉजी में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसे फ्री फंड में ख़राब ना करें, कैसे आप बुरे टाइम में होल्ड करके रख सकते हैं, और जो क्राउड है, जो मासेस हैं वो कैसे सोचते हैं, इस तरीके की बातें
तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली वो वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर और इस तरीके की जो आपके इन्वेस्टिंग के तरीके हैं उनके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।